Hello everyone, today we will discuss about the third part of attitude। तो आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, यानी कि जो मनोवृत्ति है उसका विकास कैसे होता है, मनोवृत्ति का निर्माण कैसे होता है। तो मनोवृत्ति एक अर्जित प्रवृत्ति है, यानी कि मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने पहले भी आपको बताया है कि मनोवृत्ति जो है वो सीखी जाती है, ये एक एक्वायर्ड होती है, ना कि ये जन्मजात होती है। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है वांट सेटिस्फैक्शन। वांट सेटिस्फैक्शन जैसे कि इसका हिंदी में नाम है आवश्यकता पूर्ति। तो वांट सेटिस्फैक्शन होता क्या है, एटीट्यूड निर्माण इस पॉइंट के अकॉर्डिंग कैसे होगा। देखिए, प्राय देखा गया है कि जिस व्यक्ति, वस्तु तथा घटना से हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होती है एवं आवश्यकता की पूर्ति होती है, उसके प्रति मनोवृत्ति अनुकूल होती है, और जिस व्यक्ति, वस्तु, घटना से हमारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है, उसके प्रति जो हमारी मनोवृत्ति है वो अनफेवरेबल होती है। कहने का अभिप्राय ये है, वह कोई भी व्यक्ति, वस्तु जो आपकी, वो कोई भी व्यक्ति, वस्तु या घटना जो आपकी वांट को सेटिस्फाई करे, आपकी आवश्यकता की पूर्ति करे, उसके प्रति जो आपका एटीट्यूड डेवलप होगा, फॉर्मेट होगा, वो फेवरेबल होगा। और वो व्यक्ति, वस्तु या घटना जो आपके लक्ष्य प्राप्ति में बांधा आए या जिससे आपकी आवश्यकता की पूर्ति ना हो, उसके प्रति आपका जो एटीट्यूड है वो अनफेवरेबल होगा। जैसे मान लीजिए कॉलेज में कुछ स्टूडेंट्स जाते हैं, तो उनमें से उन बच्चों का जो लक्ष्य है वो है पढ़ना, गोल अचीव करना, डिग्री कोर्स करके जाना। अगर उसमें जितने भी फैक्टर्स हैं जो उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में उनकी हेल्प करते हैं, जो भी उन लक्ष्य तक पहुंचने में उनकी आवश्यकता होती है, तो ऐसे व्यक्ति, वस्तुओं के प्रति जो उन बच्चों का एटीट्यूड है वो फेवरेबल होगा। और जो उन्हें बाधा पहुंचाते हैं या फिर जो सहायक नहीं है उनकी इस आवश्यकता पूर्ति में, उनके प्रति उन बच्चों का जो एटीट्यूड है वो अनफेवरेबल होगा। सेकंड पॉइंट है गिव इन्फॉर्मेशन। गिव इन्फॉर्मेशन का मतलब है दी गई सूचनाएं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में आपका एटीट्यूड फॉर्मेट होने के लिए यह भी डिपेंड करता है कि इन्फॉर्मेशन आपके पास कहाँ से आई है। इन्फॉर्मेशन के बहुत से तरीके होते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि मनोवृत्ति के निर्माण में व्यक्ति को दी गई सूचनाओं की भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आधुनिक समाज मनोविज्ञान में भिन्न भिन्न माध्यमों से व्यक्ति को सूचनाएं दी जाती हैं। इन माध्यमों में रेडियो हो सकता है, टीवी, न्यूज़पेपर, पत्रिका यानी कि मैगजीन आदि प्रदान होते हैं। इन माध्यमों से दी गई सूचनाओं के अनुसार व्यक्ति अपनी मनोवृत्ति विकसित करता है। इन माध्यमों के अलावा अन्य माध्यमों से भी व्यक्ति को सूचनाएं मिलती हैं और इनके अनुसार व्यक्ति अपनी मनोवृत्ति विकसित करता है। जैसे माता पिता, भाई बहनों, साथियों एवं पड़ोसियों से भी व्यक्ति को सूचनाएं मिलती हैं और इसके अनुसार व्यक्ति अपनी मनोवृत्ति का विकास कर लेता है। प्रयोगात्मक कुछ सबूतों के आधार पर यह स्पष्ट हो गया है कि सभी तरह की सूचनाओं का प्रभाव मनोवृत्ति के विकास में समान रूप से नहीं पड़ता है। सचमुच में सूचनाओं की प्रभावशीलता कई बातों पर निर्भर करती है। जैसा कि अभी तो मैंने आपको बताया कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है आपके पास। इन्फॉर्मेशन रेडियो से भी आ सकती है, टीवी से भी आ सकती है, न्यूज़पेपर से भी, मैगजीन से भी, और आजकल आप देखते हैं कि सोशल साइट्स भी हैं, जैसे फेसबुक से भी आपको इन्फॉर्मेशन आ सकती है, व्हाट्सएप पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो आगे ये क्या कहना चाह रहा है कि सचमुच में सूचनाओं की प्रभावशीलता कई बातों पर निर्भर करती है, जिसमें सूचना के सोर्सेज, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसका सोर्स क्या है, और जिस सोर्स से आ रही है उसकी क्रेडिबिलिटी, यानी कि जहाँ से भी इन्फॉर्मेशन आ रही है उस पर आपको विश्वास है या नहीं है। तो बहुत सी बातें होती हैं जिन पर ये डिपेंड करता है कि आपका जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है वो इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या है, क्या आपको उस जहाँ से भी इन्फॉर्मेशन आ रही है उस सोर्स के ऊपर आपको विश्वास है या नहीं है, यानी कि क्रेडिबिलिटी है या नहीं है। मान लीजिए कोई बात अगर आपको कभी भी कोई भी ऐसे ही बोल देता है तो आपको उस बात के ऊपर विश्वास नहीं होगा, लेकिन आप ये देखते हैं कि जहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही है वो आपके लिए रिलायबल इन्फॉर्मेशन है, आपको उसके ऊपर विश्वास है, तो उसके प्रति एटीट्यूड भी आपका फेवरेबल
होगा। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल लर्निंग। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि लर्निंग क्या होती है। लर्निंग होता है सीखना। हम लाइफ में जन्म लेते हैं तब से मृत्यु तक सीखते रहते हैं, यह एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। तो सोशल लर्निंग क्या है? सामाजिक सीखने का प्रभाव भी मनोवृत्ति के विकास में काफ़ी पड़ता है। जिस तरह से व्यवहार के भिन्न भिन्न रूपों को व्यक्ति सीखता है, ठीक उसी तरह मनोवृत्ति के विकास में भी सीखने की प्रक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाज मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों से ये बात स्पष्ट हो गई है कि मनोवृत्ति के विकास में सीखने के 3 तरह की प्रक्रियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब वे 3 तरह की प्रक्रियाएं कौन सी होती हैं कि साइकोलॉजी के अंदर 3 तरह की लर्निंग के लिए, जैसे फर्स्ट है क्लासिकल कंडीशनिंग, सेकंड है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग और थर्ड है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है बेसिकली? तो इसमें अब हम देखेंगे फर्स्ट जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू किस तरीके से सोशल लर्निंग होती है। तो पहले मैं आपको बता दूं, जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो पेवलोव ने दी थी। उसने एक डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें जो सब्जेक्ट है वो कुछ नहीं करता, यानी कि डॉग, और जो एक्सपेरिमेंटल पेवलोव है वो एक कंडीशनिंग करके देखी थी बेल और फूड पर। तो इसी तरीके से इसका सोशल लर्निंग में किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग सीखने का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई न्यूट्रल स्टिमुलस को अनुक्रिया उत्पन्न करने वाले उद्दीपक के साथ बार बार उपस्थित किया जाता है, तो वैसी परिस्थिति में कुछ समय के बाद न्यूट्रल स्टिमुलस में भी उसी तरीके की रिस्पॉन्स करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि समाज मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि क्लासिकल कंडीशनिंग के इस नियम के अनुसार हम दिन प्रतिदिन की ज़िंदगी में कई तरह की मनोवृत्तियों को सीखते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए यदि किसी बच्चे के पिता जो कि बार बार यह कहते हुए सुनता है, यानी कि जब बच्चे को एक पिता जो है वो बार बार ये कहता है कि अमेरिका के लोग साहसी होते हैं, मेहनती होते हैं, ईमानदार होते हैं, तो वह धीरे धीरे अमेरिका के लोगों के प्रति फेवरेबल एटीट्यूड डेवलप कर लेता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग जो थी वो स्किनर ने दी थी। साधनात्मक अनुबंधन का नियम सीखने का दूसरा नियम है जिससे मनोवृत्ति का विकास प्रभावित होता है। साधनात्मक अनुकूलन का नियम इस बात पर बल डालता है, यानी कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग जो है वो इस बात पर बल डालती है कि जिस अनुक्रिया के करने से व्यक्ति को रिवार्ड मिलता है, यानी कि पुरस्कार मिलता है, उसे वह सीख लेता है, और जिस अनुक्रिया को करने से उसे दंड मिलता है उसे वह दोहराना नहीं चाहता है। बच्चे में ठीक वैसी मनोवृत्ति बहुत जल्दी विकसित हो जाती है जैसी कि माता पिता की होती है। इसका प्रधान कारक यह है कि माता पिता के समान सिमिलर एटीट्यूड दिखाने पर उन्हें पुरस्कार मिलता है, अर्थात उसके व्यवहारों की प्रशंसा की जाती है, उन्हें चॉकलेट बिस्कुट आदि खाने के लिए मिलता है, और यहाँ तक कि हो सकता है कि कुछ पैसे भी मिले। ठीक उसी तरह से यदि वह अपने माता पिता की मनोवृत्ति के विपरीत मनोवृत्ति दिखाते हैं तो उन्हें डांट फटकार और कभी कभी शारीरिक दंड भी मिलता है। फलस्वरूप वे उस तरह की विपरीत मनोवृत्ति जो है वो विकसित नहीं कर पाते हैं। मनोवृत्ति निर्माण में जो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग है उसके महत्व को दिखलाने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए गए हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इसमें समझाया भी गया है कि अगर हम अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग एटीट्यूड शो करते हैं, पेरेंट्स का जिस तरीके का एटीट्यूड होता है उस तरीके की बच्चा भी अभिवृत्ति जो है डेवलप कर लेता है, क्योंकि वैसा करने पर उसे जो है रिवार्ड मिलता है। तो कोई भी हो वो रिवार्ड लेना चाहता है, पनिशमेंट नहीं लेना चाहता है। तो जिस रिस्पॉन्स के करने पर, जिस बिहेवियर को करने पर हमें रिवार्ड मिलता है उसे हम अपना एटीट्यूड बना लेते हैं, क्योंकि तो उसके प्रति, वैसे बिहेवियर के प्रति जो हमारा एटीट्यूड है वो फेवरेबल हो जाता है। और जिसको करने पर हमें डांट फटकार या दंड मिलता है उस अनुक्रिया को या उस व्यवहार को हम दोबारा नहीं दोहराना चाहते हैं और उसे छोड़ देते हैं, उसके प्रति हमारा अनफेवरेबल एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो दी थी वो बंडूरा ने दी थी, और ये कहते हैं कि बच्चा बहुत कुछ चीज़ें देख करके सीखता है, ऑब्जर्व करके सीखता है।
ऑब्जर्व का मतलब होता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का मतलब होता है प्रेक्षणात्मक सीखना, यानी कि बच्चा ऑब्जर्व के थ्रू ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखता है। ये भी लर्निंग का एक मेथड है, लर्निंग की एक टेक्निक है। समाज मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग द्वारा बच्चे प्राय वैसी मनोवृत्ति को भी अपने में विकसित कर लेते हैं जिन्हें माता पिता स्वयं सीखने के लिए अधिक प्रोत्साहित नहीं करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए यदि किसी के पिता अपने पुत्र को ईमानदारी का सबक सिखाते हैं लेकिन वो खुद ईमानदार नहीं है, तो पुत्र जो है पिता की बातों को कम महत्व देगा और स्वयं भी बेईमानी करने की मनोवृत्ति को ऑब्जर्व कर लेगा। इस तरीके से उसका एटीट्यूड डेवलप होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है ग्रुप एफिलिएशन, यानी कि समूह संबंध। इसका मतलब है कि व्यक्ति की मनोवृत्ति के निर्माण में समूह संबंधन का भी प्रभाव पड़ता है। समूह संबंधन से क्या तात्पर्य होता है? देखिए, समूह संबंधन से तात्पर्य व्यक्ति की किसी खास समूह के साथ संबंध कायम करने से होता है। यह निश्चित है कि जब व्यक्ति अपना संबंध किसी खास समूह से जोड़ता है तो वह उस समूह के मूल्यों, नॉर्म्स, विश्वासों, तौर तरीकों को स्वीकार कर लेता है। यानी कि कहने का अभिप्राय यह है, जिस ग्रुप से संबंधित होते हैं उस ग्रुप के जो भी नॉर्म्स होते हैं, वैल्यू सिस्टम होता है, विश्वास होता है, उसके जो भी तौर तरीके होते हैं उनको आप सीख लेते हो और उसी के अकॉर्डिंग रहते हो और आपका एटीट्यूड उसी के अकॉर्डिंग डेवलप हो जाता है। इसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है वो है प्राइमरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप होता है प्राथमिक समूह। प्राथमिक समूह में आपका आ जाएगा परिवार, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका एटीट्यूड डेवलप होता है। सेकंड जो है इसके अंदर वो है रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप वो होता है जिसे आप अपने आप से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मनोवृत्ति के निर्माण एवं विकास में संदर्भ रेफरेंस का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। समूह संदर्भ समूह से तात्पर्य वैसे समूह से होता है जिसके साथ व्यक्ति आइडेंटिफाई कर लेता है। रेफरेंस ग्रुप होता क्या है? रेफरेंस ग्रुप के लक्ष्य, मूल्य, वैल्यू आदि को अपनाकर वह अपने व्यवहारों एवं चरित्र में ठीक वैसा ही परिवर्तन लाता है जैसा कि इन लक्ष्यों एवं मूल्यों में अपेक्षित होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक मध्यवर्गीय परिवार का व्यक्ति उच्च वर्गीय परिवार को अपना संदर्भ समूह मानता है तो स्वभावतः वह अपनी मनोवृत्ति उसके प्रति अनुकूल कर लेता है, उसकी मनोवृत्ति उसके प्रति अनुकूल हो जाती है। मनोवृत्ति के विकास में कल्चरल फैक्टर का भी योगदान होता है। मनोवृत्ति के निर्माण एवं विकास में सांस्कृतिक कारकों का भी अधिक महत्वपूर्ण योगदान बतलाया गया है। प्रत्येक संस्कृति का अपना मानदंड होते हैं, वैल्यू सिस्टम होता है, ट्रेडिशंस होते हैं, रिलीजियस होते हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं और जिस भी कल्चर से हम रिलेट करते हैं, जिस भी कल्चर से हम संबंधित होते हैं उसके प्रति हमारा फेवरेबल एटीट्यूड होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, मुस्लिम संस्कृति तथा हिंदू संस्कृति की तुलना करने पर हमें मिलता है कि मुस्लिम संस्कृति में पले व्यक्तियों की मनोवृत्ति मौसेरे एवं चचेरे भाई बहनों की शादी के प्रति अनुकूल होती है, परंतु हिंदू धर्म में पले व्यक्ति की मनोवृत्ति इस तरह की शादी के प्रति जो है वो अनफेवरेबल होती है। यानी कि डिपेंड ऑन यूर कल्चर, जिस भी कल्चर से आप रिलेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनैलिटी फैक्टर। तो पर्सनैलिटी फैक्टर यानी कि व्यक्तित्व कारक का भी बहुत बड़ा योगदान होता है एटीट्यूड के डेवलपमेंट में, कि आपकी पर्सनैलिटी किस टाइप की है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स हैगा रूढ़ि युक्तियाँ। रूढ़ि युक्तियाँ क्या होती हैं? ये आपकी थिंकिंग से रिलेटेड होती हैं, जिनका कोई लॉजिकल बिहाफ नहीं होता है, कहीं सुनी बातों पर आधारित होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए यहाँ से देखिए, जैसे हमारे समाज में महिलाओं के प्रति एक रूढ़ि युक्ति यानी कि स्टीरियोटाइप है कि वे पुरुषों की अपेक्षा अधिक धार्मिक एवं परामर्शग्रही सजेस्टेबल होती हैं। तो आज का जो ये डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन का जो चैप्टर था हमारा एटीट्यूड का, यही ख़त्म होता है। इससे आगे जो एटीट्यूड चेंज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।